हस्बैंड ने वाइफ को मारा या वाइफ ने हस्बैंड को मारा, ये कोई अलग से वो नहीं बनाते हैं इसका फिगर, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्च, कुछ सर्वे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उससे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए। एनसीआरबी का जो लास्ट डेटा है 2023 का है, 2023, उसके बाद अभी आया नहीं। उसके हिसाब से 2023 में अपने देश में 28,500 समथिंग, मतलब 28,500 के करीब मर्डर हुए। इनमें से जो पहले और दूसरे नंबर पर है वो है पर्सनल राइवलरी, दुश्मनी, विवाद, ये सारी चीज़ें। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर जो है वो बड़ा हैरान करने वाला, थर्ड एंड फोर्थ पे जो है हाईएस्ट जो 28,500 मर्डर हुए उनमें लव अफेयर या फिर क्लोज पार्टनर के जरिए मर्डर या फिर शादी के बाद के संबंध, इसमें कुल मिलाकर करीब 4,000 से ऊपर कत्ल हुए 28,500 में से। यानी हिंदुस्तान में कत्ल का जो मोटिव है मर्डर का, उसमें तीसरे और चौथे नंबर पर है रिश्ते, पति पत्नी के, लव अफेयर और पति पत्नी और वो। यूनाइटेड नेशन की एक स्टडी है, उसमें यह कहा गया है कि दुनिया में हर 11वें मिनट में किसी एक महिला या लड़की का कत्ल होता है, और जो कत्ल होता है उसमें से हर 10 में से 6 महिला या लड़कियों का कत्ल उनके अपने पार्टनर, उनके हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर करते हैं। 2023 के यूएन के डेटा के हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में 51,000 विमेन या गर्ल्स का मर्डर हुआ, और इनमें से 60% मर्डर अपने पार्टनर ने, पति ने या फैमिली मेंबर ने किया। इंडिया का एक और डेटा जो हालांकि अलग अलग किया नहीं, लेकिन जो केस रिपोर्ट हुए उस रिपोर्ट केस के हिसाब से एक किसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और उसमें यह था कि 2023 में इंडिया में कुल 270 ऐसे मामले थे जिसमें हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया, एंड 220 ऐसे केसेस थे जिसमें वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर किया। यानी 270 पतियों का पति ने पत्नियों का कत्ल किया, 270 पत्नियों को पति ने मारा और 220 पति को पत्नियों ने मारा। ये एक डेटा था। तो इससे ये हाल के वक्त में जो कुछ हुआ, ये कई दिनों से था कि इसका कुछ डेटा निकाला जाए, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक शख्स जिसने पहले एमबीए किया, फिर बाद में वो एक मंदिर में पुजारी बन गया, शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, फिर उसे इश्क होता है। इश्क आगे चलकर गले की फांस बन गई। अब वो उससे छुटकारा चाहता है, रास्ता कुछ मिलता नहीं है, गूगल पे जाता है, ढूंढता है अलग अलग तरीके, बट जो वो चाहता था गूगल उसको रिजल्ट दे नहीं रहा था। वो उकता जाता है, गुस्सा होता है, फिर कहता है मैं खुद करूँगा। इसके बाद एक रोज़ एक मेन होल का ढक्कन खुलता है और एक मर्डर की सनसनीखेज कहानी बाहर आती है। अभी आज ही के दिन, ये 27 मार्च, हैदराबाद की एक कोर्ट ने इसी मुकदमे में एक फैसला सुनाया, और कमाल ये कि सिर्फ लगभग पौने 2 साल के अंदर फैसला भी आ गया। ये कहानी है, हैदराबाद की तारीख थी 5 जून 2023, साल था। अयाग्री साईं कृष्ण नाम का एक पुजारी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शाम के वक्त पहुंचता है अचानक, और तब भी वो एक पुजारी के भेष में ही था। वहां जाने के बाद वो पुलिस से कहता है कि मेरी एक भांजी है जिसका नाम है कृगांती अप्सरा, और वो गायब है, उसका मोबाइल गायब है, और इसीलिए उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने आए। पुलिस वाले जो भी वो कहता है वो रिपोर्ट लिखते हैं। तो उसने जो रिपोर्ट लिखाई वो ये लिखाई कि अयाग्री की उम्र 36 साल थी और अप्सरा की उम्र करीब 29 साल। तो बताता है कि 3 जून की रात वो अप्सरा के घर गया था। अप्सरा वहीं शमशाबाद में रहा करती थी, हैदराबाद के। तो वहाँ घर गया, उसे उसके साथ ड्राइविंग पे जाना था, उसको ड्राइविंग पर ले गया, लेकिन वापस उसे उसके घर नहीं छोड़ना था, बल्कि उसको छोड़ना किसी और जगह पर था, क्योंकि वहाँ से अप्सरा को कहीं और जाना था। तो उसने रात 9 बजे उसे पिक किया, उसके बाद 10:30 से 11 बजे ड्रॉप कर दिया, और फिर वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने रात को फ़ोन किया, अप्सरा ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो उसके घर पहुंचा, उसकी माँ से मिला, माँ ने कहा वो पूरी रात नहीं आई है। तो इन्होंने इधर उधर ढूंढा, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, थक हार कर शाम को वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हैदराबाद में। तो ये पूरी रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद
अब पुलिस ने अप्सरा की तलाश शुरू की, क्योंकि 29 साल की लड़की, हैदराबाद जैसा शहर। पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे वक्त बीतता है। तभी पुलिस, जो भी लास्ट विटनेस होता है किसी केस में, जिसने पहली बार लाश देखी हो, जो आखिरी बार गायब होने से पहले किसी से मिला हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कड़ी होती है क्राइम सीन में या क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट विटनेस होता है क्राइम सीन का या किसी भी क्राइम का, उसको अगर सही से आप ग्रिल करें तो बहुत सारी चीज़ें पता की जा सकती हैं। तो अब इसी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेशन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने अचानक सोचा कि अप्सरा के गायब होने का आखिरी विटनेस वही है जो कंप्लेनेंट, यानी कि पुजारी कृष्ण। उसी ने ड्रॉप किया, उसी ने देखा। पुलिस ने कहा कि चलो अब उसी से पूछताछ करके पूरी कड़ियों को जोड़ते हैं। पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की। जब दोबारा पूछताछ की तो कृष्ण ने बताया उसको यही कि वो उसके घर गया, घर से पिक किया, उसे ड्राइव पर अपनी कार में ले गया, लेकिन वापस उसे घर नहीं छोड़ना था। फिर हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसको कहीं और पार्टी में जाना था, और वो वहाँ से अपने घर चला गया। लेकिन 4 जून को उसका मोबाइल बंद था। फिर माँ से मिला, माँ ने बताया वो रात भर आई नहीं, और इसीलिए वो अब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने आया। अब पुलिस ने जब पता किया कि कृष्ण कहाँ रहता था, तो पता चला कि वो रहता था सरूर नगर में, और ड्रॉप किया था अप्सरा को उसने शमशाबाद में। तो अब सरूर नगर उसके घर से शमशाबाद में जहां उसने ड्रॉप किया, उसकी पूरी दूरी जो पुलिस ने नापी 21 किलोमीटर थी, 21 किलोमीटर। अब कोई और सबूत है नहीं, कृष्ण ही कंप्लेनेंट है, कृष्ण ही लास्ट विटनेस है अप्सरा की गुमशुदगी का। तो पुलिस ने उसके बयान को सच मानते हुए अब तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने कहा कि चलो उस रास्ते को खंगालते हैं जहां से अप्सरा कार में बैठी और जहां कार से ड्रॉप किया गया। तो पूरा जो रास्ता था वो 21 किलोमीटर का था। पुलिस की टीम अब उस 21 किलोमीटर के रास्ते को छानती है और उन रास्तों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सब के फुटेज हासिल करती है। गाड़ी का नंबर कृष्ण के पास था ही, जो गाड़ी नंबर है। अब जब उन्होंने रास्तों को खंगालना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया, तो पहली चीज तो सही साबित हुई कि कृष्ण ने सरूर नगर इलाके से अप्सरा को, जो उसने वक्त बताया, तारीख बताई 3 जून, उसने उसको उठाया था, पिक किया था, उसके बाद गाड़ी में ले गया। उसके बाद वो कई ऐसे रास्ते आए सीसीटीवी कैमरे जहां गाड़ी में जूम करके दिखा कि 2 लोग बैठे हुए हैं। ये भी एक सबूत था कि अप्सरा और कृष्ण साथ हैं। लेकिन जहां पर उसने ड्रॉप करने की बात की कि एक शमशाबाद के बाहरी इलाके में उसने उसको ड्रॉप किया, क्योंकि वहां से उसको किसी पार्टी में जाना था, वहां पे वो गाड़ी गायब। सीसीटीवी कैमरे थे। उस 2 से 3 किलोमीटर के चंक में रास्ते में कृष्ण की गाड़ी कहीं ना एंटर होती है ना एग्जिट होती है। पुलिस दोबारा कृष्ण से पूछती है, और पुलिस ये बताती नहीं है कि हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। पूछती है आप शायद भूल गए हो, आपने कहीं और ड्रॉप किया और रात का टाइम है, अंधेरा है। उसने कहा नहीं, मैंने वहीं ड्रॉप किया। और फिर वो अपने पहले बयान पे ही कायम रहता जहां उसने ड्रॉप किया। पुलिस फिर उससे पूछताछ करने के बाद वापस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, हर कैमरे को कई कई बार देखती है, 21 किलोमीटर लंबा और उसके सीसीटीवी कैमरे, लेकिन वो गाड़ी दिखाई नहीं देती। अब पुलिस को थोड़ा थोड़ा कृष्ण पे शक होने लगता है। पुलिस अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखती है, पता करती है उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। पता चला कि ये वहीं एक मंदिर में पुजारी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, पहले MBA, पत्नी 2 बच्चे, पत्नी के साथ भी रिश्ते बड़े अच्छे, और कभी कोई क्राइम या इस तरह की चीज़ें नहीं। एक तो शरीफ आदमी, कोई ऐब नहीं। तो उसके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ पता ही नहीं चल रही है। पुलिस को लग रहा है कि वो खुद गलत है, लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। सच बोल रहा है कि मैंने उठाया, लेकिन जहाँ ड्रॉप किया वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि गाड़ी किसी कैमरे में कैद है नहीं, और जो कैमरा वहाँ मौजूद है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब कहीं से कुछ जानकारी मिली नहीं। मोबाइल का जो डेटा था वो डंप किया, तो वो तो खुद ही कह रहा कि मैं उसके साथ था, वहाँ तक मौजूद था, तो मोबाइल से भी कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस एक ऐसी रास्ते में आकर, एक ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई, रुक गई, कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। उसके सामने विटनेस भी है, कंप्लेनेंट भी है, कहानी भी है, लेकिन कैमरे की जुबानी कुछ सबूत भी है। तो फिर कृष्ण सच कह रहा है या झूठ, अब पता इसका लगाना है। पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश करने के बाद ये फैसला किया कि अब कृष्ण को एक कंप्लेनेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक रेडार पर शक के दायरे में आए हुए शख्स के तौर पर पूछताछ करते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने उसे बुलाया, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन के नाम पर,
बुलाने के बाद फिर से उससे बयान, उसने कहा कि चलो तुम फिर से कहानी सुनो। कई केस में ऐसा होता है कि जब जो कोई बयान देता है और हालिया बात हो 2-4 दिन पुरानी, तो जनरली वो अपने बयान पर कायम रहता है, लेकिन जिसके अंदर डर होता है वो बयान बार बार बदलता है। तो पुलिस ने फिर बुलाया, उससे फिर पूछा कि देखो अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ तुमने लिखाया है, जो रिटन स्टेटमेंट दिया इसको पढ़ो और देखो और बताओ कि तुम 21 किलोमीटर ही गए थे, उसी पॉइंट पर उतारा था। इस बार कृष्ण थोड़ा घबराता है, उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है जो बार बार उसी से पूछा जा रहा है, और वो अपने ही बयान से पलटने लगता है, कहता कभी वहाँ नहीं कभी वहाँ नहीं। अब पुलिस समझ जाती है। इसके बाद पुलिस सख्ती पर आती है और फिर कृष्ण तोते की तरह सच बोलने लगता है। पुलिस थोड़ी देर की पूछताछ के बाद उसे कहती है कि अब ले चलो वहाँ जहाँ अप्सरा है, और वो पुलिस को अपने साथ लेकर एक मंदिर के पास पहुँचता है, जिस मंदिर में ये पुजारी, उस मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाका, वहाँ पर एक मेन हॉल, पुलिस की टीम वहाँ खड़ी हो जाती है। कुछ मजदूरों को बुलाया जाता है, कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाया जाता है। मेन हॉल सीमेंट से पैक कर दिया गया था, जबकि जनरली मेन हॉल को ऐसा करते नहीं। ये पूरा का पूरा लाश, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बाहर निकली। वो अप्सरा थी। अप्सरा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि कृष्ण ने ही किया था। अब लाश सामने, कातिल पुलिस के कब्जे में। बाकी की कहानी पुलिस ने सुनी। बाकी की कहानी ये थी कि रिश्ते में अप्सरा कृष्ण की भांजी लगती थी, वो उसे मामा कहा करती थी, पर उम्र में दोनों के बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, 6-7 साल का फ़र्क था, तो लगभग एक साथ ही बड़े हुए थे। बाद में अप्सरा की शादी हो गई, लेकिन फिर पति ने सुसाइड कर लिया। वो कोयम्बटूर में रहती थी, हैदराबाद आ गई। हैदराबाद में वो अकेले रहने लगी। इसी दौरान में कृष्ण भी अब हैदराबाद पहुंच चुका था कोयम्बटूर से, एक मंदिर में पुजारी, परिवार, शादी हो चुकी, 2 बच्चे। अब जब अप्सरा यहाँ पहुंची तो अप्सरा से उसकी मुलाकात शुरू हो गई, आना जाना, और इसी बीच में दोनों में प्यार हो गया। और ये प्यार का सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे अब अप्सरा ने कृष्ण से कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। कृष्ण ये करना नहीं चाहता था, वो उसे टालता रहता। धीरे धीरे इसी बात पर दोनों में झगड़ा होता। 3 जून को भी यही बात हुई। कृष्ण ने कहा कि चलो उसको आखिरी बार समझाते हैं। गाड़ी में बिठाया और शमशाबाद के पास सुनसान जगह पर ले गया। उसने कहा देखो ये दिक्कत है, तुमसे कर नहीं सकता, जैसे रिश्ता चल रहा है चलने दो। अप्सरा भड़क गई, मानने को तैयार नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। कृष्ण को गुस्सा आया, उसने वहीं एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अप्सरा को मार डाला। मारने के बाद लाश को गाड़ी में रखी, गाड़ी मंदिर के पीछे ले गया। उसे पता था कहाँ पे मेन हॉल है, उस मेन हॉल के बारे में, क्योंकि उसे ये था कि उसे कत्ल करना है। मेन हॉल में ले जाकर उसने लाश डाल दी। सुबह जब हुआ तो फिर उसने मजदूर को बुलाकर उस पर सीमेंट का घोल चढ़वा दिया। पर एक दिन के बाद उसे फिर ऐसा लगा कि शायद मेन हॉल से बदबू आ रही है। उसने उस मेन हॉल पे फिर से और सीमेंट को प्लास्टर पूरा करवा दिया। लेकिन अब उसे ये भी पता था कि आज नहीं तो कल अप्सरा को ढूंढा जाएगा। तो उसके माँ के घर गया, पूछा, माँ ने कहा वो मोबाइल बंद है। तो माँ को लेके फिर इधर उधर रिश्तेदारों में ढूंढा और खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया रिपोर्ट लिखाने, ताकि पुलिस उस पर शक ना करे। लेकिन आखिर में भांडा फूट गया। वो 21 किलोमीटर का जो झूठ था, उनमें से आखिरी के 3 किलोमीटर का झूठ उसके पूरे राज को फाश कर गया। ये पूरा मामला कोर्ट में चला। ये उस वक्त तमाम हैदराबाद के अखबारों की सुर्खियां थी ये खबर। और आज यानी 27 मार्च को हैदराबाद की एक सेशन कोर्ट ने अयाग्री साईं कृष्ण को अप्सरा के कत्ल के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी जब तक उम्र है तब तक वो कैद में रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, ये सज़ा सुनाई। और बेहद कम वक्त में ऐसे फैसले अगर इतनी जल्दी जल्दी होने लगे तो फिर क्रिमिनल में शायद कुछ डर बैठे, तो 1.25-2 साल के अंदर अंदर शायद ये फैसला आ गया। तो ये थी आज कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मौका मिले तो 11 बजे